अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस और पीएमएस एस्पिरेंट्स यूरोपियन हिस्ट्री के इस बहुत अहम एक्सप्लेनर में आप सबको खुशामदीद। देखिए, आज हम वर्ल्ड वॉर वन और उसके बाद जो मुआहदे यानी ट्रीटीज़ हुए उनका एक गहरा तज्जिया यानी एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तो लाजमी है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये 20th सेंचुरी की पूरी सियासत को समझने की बुनियाद है। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आइए एक बुनियादी सवाल उठाते हैं। क्या वर्ल्ड वॉर टू असल में वर्ल्ड वॉर वन का ही एक तसलसल यानी कंटिन्यूएशन थी? ये सवाल हमारे पूरे लेक्चर का आप कह सकते हैं महवर, सेंट्रल पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में ये राज छुपा है कि पहली जंग अजीम के बाद जो अमन कायम किया गया वो इतना नाकिस क्यों था और उसके दूर रास नताइज, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कितने तबाहकुन निकले। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। जरा 1914 से पहले के यूरोप को तस्वुर करें। ऊपर से तो सब पुरअमन, पीसफुल लगता था, लेकिन सतह के नीचे कशीदगियां, टेंशन्स इस कदर बढ़ चुकी थीं कि यूरोप को अक्सर बारूद का ढेर यानी पाउडर केक कहा जाता था। एक ऐसा ढेर जिसे फटने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। आइए देखते हैं कि वो अवामिल फैक्टर्स क्या थे। उस वक्त यूरोप वाज़े तौर पर दो फौजी कैंप्स में यानी मिलिट्री अलायंसेस में तकसीम हो चुका था। एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे, और दूसरी तरफ थी ट्रिपल ऑन्टॉन्ट जिसमें फ्रांस, रशिया और बरतानिया यूनाइटेड किंगडम थे। इस सख्त इत्तेहादी निज़ाम ने तवाज़न ताकत, बैलेंस ऑफ पावर को बहुत ही नाजुक, बहुत ही फ्रैजाइल बना दिया था। मतलब ये कि अगर एक छोटा सा मकामी तनाज़ा, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता तो ये अलायंसेस उसको डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरे बर्रे-आज़म की जंग में बदल सकते थे। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। यहाँ हम जंग के 4 बुनियादी असबाब यानी कॉजेस को देखेंगे, और आपके एग्जाम के लिए इन असबाब को याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है MAIN फ्रेमवर्क। यह आपको एक मुनज़्ज़म यानी स्ट्रक्चर जवाब लिखने में ज़बरदस्त मदद देगा। तो ये MAI है क्या? आइए इसको समझते हैं। M से मिलिटरिज्म यानी असला की दौड़। हर मुल्क अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा था जिसने जंग को एक मुमकिन हल बना दिया था। A से अलायंसेस, वही सख्त इत्तेहादी निज़ाम जिसका हमने जिक्र किया। I से इंपीरियलिज्म यानी नौ आबादियत की दौड़ जिसमें कॉलोनीज और वसाइल के लिए मुकाबले ने बड़ी ताकतों में दुश्मनी को हवा दी। और आखिर में N से नेशनलिज्म यानी कौम परस्ती। ये एक ऐसी कुव्वत थी जिसने खास तौर पर मल्टी एथनिक एम्पायर्स जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर को अंदर से गैर मुस्तहकम डिस्टेबलाइज कर दिया था। और यहाँ आपके लिए एक बहुत अहम CSS इंसाइट है। एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए हमेशा याद रखें कि ये चारों असबाब अलग थलग नहीं थे, ये आपस में गहराई से मरबूत इंटरकनेक्टेड थे। इनका आपस में ताल्लुक ही आपके जवाब को वो एनालिटिकल गहराई देगा जो एग्जामिनर देखना चाहता है। आइए यहाँ एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो अब तक हमने क्या समझा? पहली बात, यूरोप दो मुतसादिम क्लैशिंग कैंप्स में बटा हुआ था, और दूसरी बात, MAIN फैक्टर्स ने मिलकर एक ऐसी कशीदा और गैर मुस्तकम सियासी फिजा पैदा कर दी थी जो जंग के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो बारूद जमा हो चुका था, फिजा बिल्कुल तैयार थी। अब सेक्शन 3 में हम देखेंगे कि वो चिंगारी कहाँ से आई जिसने इस पूरे बारूद के ढेर को आग लगा दी और एक आलमी जंग वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। आइए जंग के अहम वाक़यात पर एक नज़र डालते हैं। जून 1914 में आर्च ड्यूक फर्डिनेंड का कत्ल वो फौरी वजह बना, इमीडिएट ट्रिगर बना। इसके बाद जंग तेज़ी से फैली और वेस्टर्न फ्रंट पर खंदकों की एक लंबी और थका देने वाली यानी मुंजमद स्टेलमेट जंग बन गई। असल गेम चेंजर साबित हुआ अप्रैल 1917 में अमेरिका का जंग में शामिल होना, जिसने इत्तेहादियों आलाइज को ज़बरदस्त ताकत फराहम की। आखिरकार थक हार कर सेंट्रल पावर्स ने नवंबर 1918 में जंगबंदी के मुआहदे आर्मिस्टिस पर दस्तखत कर दिए। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अब सवाल था कि अमन कैसा होगा। सेक्शन 4 में हमारा फोकस है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस और इसका सबसे मुतनाज़ा नतीजा, जर्मनी पर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया मुआहदा वर्साय यानी ट्रीटी ऑफ वर्साय। इस मुआहदे की 4 अहम शिक्कें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। नंबर 1, आर्टिकल 231 जिसे वॉर गिल्ड क्लॉज कहते हैं। इसने जंग का सारा इल्ज़ाम जर्मनी पर डाल दिया। नंबर 2, जर्मनी से उसके अहम इलाके और सारी समुंदर पार नौ आबादियात, ओवरसीज कॉलोनीज छीन ली गईं। नंबर 3, उसकी फौज और नेवी पर सख्त पाबंदियां लगा दी गईं। और नंबर 4, उस पर इतना भारी माली तावान, रेपरेशंस डाला गया कि उसकी माइशत की कमर ही टूट जाए। मकसद साफ था, जर्मनी को इतना कमज़ोर कर दो कि वो दोबारा सर न उठा सके। और देखिए, उस वक्त के लोग भी इस अमन की हकीकत को समझ रहे थे। फ्रेंच मार्शल फर्डिनेंड फोच का ये कौल तारीखी है। उन्होंने उसी वक्त कहा था, ये अमन नहीं है,
یہ صرف 20 سال کے لیے جنگ بندی ہے، اور ان کی یہ پیشنگوئی پروفیسی کتنی عجیب اور افسوسناک طریقے سے سچ ثابت ہوئی۔ لیکن کہانی صرف جرمنی پر ختم نہیں ہوتی۔ اب سیکشن 5 میں ہم اپنا فوکس دوسری سینٹرل پاورز پر کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ الگ الگ معاہدوں نے صرف یورپ ہی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ کیسے بدل کر رکھ دیا۔ ورسائے کے علاوہ یہ 4 معاہدے بھی بہت اہم ہیں۔ ٹریٹی آف سینٹ جمین نے آسٹریا ہنگری کی عظیم سلطنت کا مکمل انتشار ڈسولوشن کر دیا، وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ٹریٹی آف ٹریانون نے ہنگری سے اس کی زمین اور آبادی کا بڑا حصہ چھین لیا، جس نے وہاں شدید قومی رنجش، نیشنل ریسنٹمنٹ پیدا کی۔ نوئلی نے بلغاریہ پر پابندیاں لگائیں، اور سب سے بڑھ کر ٹریٹی آف سیوس نے عظیم سلطنت عثمانیہ آٹومن امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس نے مشرق وسطیٰ میں ان تنازعات، کانفلکٹس کی بنیاد رکھی جو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ تو سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ 5 الگ الگ معاہدے تھے جنہوں نے یورپ کا نقشہ دوبارہ بنایا، لیکن ان سب کا بنیادی کردار سزا دینا یعنی پیونیٹیو تھا، صلح کرنا یعنی ریکنسیلیٹری نہیں۔ انہوں نے 3 بڑی سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور ایک نئے لیکن انتہائی غیر مستحکم، انسٹیبل یورپ کو جنم دیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے انالیسس کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، سیکشن 6۔ یہاں ہم اس ناقص امن کی میراث کا جائزہ لیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح انہی معاہدوں نے آنے والے تنازعات کے بیج بوئے۔ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ چین آپ کے CSS ایگزام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسے سمجھیے۔ ورسائے کی سزا دینے والی شرطوں نے جرمنی میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام، انسٹیبلٹی پیدا کیا۔ اس عدم استحکام سے وہاں غصے اور انتقامی قوم پرستی کو فروغ ملا، اور اسی ماحول نے ہٹلر جیسے لیڈرز کو قدرت میں آنے کا موقع دیا، جس نے آخر کار ورلڈ وار 2 کی آگ بھڑکا دی۔ آئیے اس امن کے نتائج کا ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ سیاسی طور پر نئی ریاستیں ضرور بنی، لیکن ان کے اندر اقلیتوں کے نئے مسائل کھڑے ہو گئے۔ معاشی طور پر تاوان نے جرمن معیشت کو بالکل تباہ کر دیا۔ سماجی طور پر پورے یورپ میں ایک گہرا صدمہ اور سیاسی انتہا پسندی بڑھ گئی، اور سفارتی سطح پر یہ پورا نظام مستقبل میں امن قائم رکھنے کے لیے ایک پائیدار یعنی لاسٹنگ ڈھانچہ سٹرکچر دینے میں بری طرح ناکام ہو گیا۔ تو ہم اپنا لیکچر اسی سوال پر ختم کرتے ہیں، جسے آپ نے اپنے جواب میں ضرور ایڈریس کرنا ہے۔ کیا یہ ایک فتح وکٹر کا امن تھا یا ایک پائیدار لاسٹنگ امن؟ تمام شواہد ایویڈنس اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ صلح کی کوشش نہیں تھی، یہ انتقام کی خواہش تھی۔ اور تاریخ کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ انتقام کی بنیاد پر قائم کیا گیا امن ہمیشہ ایک اور اس سے بھی بڑی جنگ کا پیش خیمہ پری کرسر ہوتا ہے۔